डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 11वीं में मूल्यह्रास चैप्टर जो है 10 है, 10वां नंबर का चैप्टर मूल्यह्रास प्रावधान एवं संचय, इसके बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज से इस मूल्यह्रास के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जानने वाली बात यह है कि मूल्यह्रास क्या होता है। तो मूल्यह्रास मतलब होता है कि जो भी संपत्ति आप उपयोग कर रहे हो, स्थायी संपत्ति व्यापार में, उस पर जो है निरंतर प्रयोग करने से क्या होता है, उसके मूल्य में धीरे धीरे कमी आने लगती है। यह मूल्य में जो कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। तो इसके थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं, क्योंकि आपको जो है बेसिक ज्ञान नहीं रहेगा और आप सीधे क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाएंगे, तो उसमें हो सकता है आपको जो है पूरी जानकारी ना हो। इसलिए जो है आपको पहले थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा उसका थ्योरी को जानना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिखे है मूल्यह्रास, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन, है ना। डिप्रिसिएशन इसको स्थायी संपत्तियों का निरंतर प्रयोग एवं अन्य किन्हीं कारणों से उसके मूल्य में आने वाली निरंतर या स्थायी कमी को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है। और उच्चावचन क्या है, तो यहाँ पर लिखा है संपत्ति के मूल्य का बाजार मूल्य में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, उच्चावचन कहलाता है। ठीक। अब अप्रचलन को भी जानना है, क्योंकि अप्रचलन प्रश्न में दिया रहेगा। तो नवीन आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति का अनुपयोगी हो जाना क्या कहलाता है, अप्रचलन कहलाता है। कोई भी नया चीज़ बन जाता है तो पुराने संपत्ति क्या मतलब पुराने जो सामान है वो क्या हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रचलन, प्रचलन से बाहर हो गया बोलते हैं। ठीक। जैसे पहले पुराने समय में क्या चलते थे, जो है टेप रिकॉर्डर होते थे, उसके बाद क्या है कैसेट वाला आया, उसके बाद सीडी, आजकल सीडी का भी ज़माना जो है चला गया है। अब सीधा यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव होता है, जिसके माध्यम से हम जो है गाना या कोई भी डाटा जो है ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अपलेखन। तो अमूर्त संपत्तियों जैसे पेटेंट, ख्याति, एकस्व, व्यापार चिन्ह आदि को समाप्त की गई या अपलिखित राशि को हम क्या बोलते हैं, अपलेखन। अपलेखन करना मतलब अपलेखित कर देना। ठीक है। और समाप्त कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है रिक्तीकरण। तो खदानों के रूप में जो संपत्ति होती है उनका खनिज पदार्थ निकालने पर खाली हो जाना क्या कहलाता है, रिक्तीकरण कहलाता है। अवशिष्ट मूल्य इम्पोर्टेंट है। तो संपत्तियों का जो है निरंतर प्रयोग से जो है क्या होता है, उसमें लगातार ह्रास लगते रहता है और एक समय के पश्चात जो है वह संपत्ति बेकार हो जाता है, जिसको बेच देते हैं हम कबाड़ी वाले के पास। तो कबाड़ी वाले को बेचने से जो इनकम होता है वही हमारा क्या है, अवशिष्ट मूल्य है। देखिए ह्रास योग्य संपत्ति का उपयोग जीवन के अंत में बचे हुए संपत्ति के मूल्य को अवशिष्ट मूल्य कहते हैं। ठीक है। जो बेकार हो गया संपत्ति, उसको बेचने से जो मूल्य प्राप्त होता है वह है अवशिष्ट मूल्य। फिर उपयोगी जीवन वर्ष उस अवधि से है जिसमें ह्रास योग्य संपत्ति के उपयोग होने का अनुमान है। अब हम समझते हैं उपयोगी जीवन वर्ष। आपने समझ लिया कि ऐसा वर्ष जिसमें हम अनुमान लगाते हैं कि कितने वर्ष यह जो है मशीन या संयंत्र जो है अच्छे ढंग से काम करेगा और अच्छे ढंग से चलेगा, वो है हमारा उपयोगी जीवन वर्ष। ठीक। वो प्रश्न में दिया रहेगा आपका। फिर यह है स्थायी किस्त पद्धति। स्थायी किस्त पद्धति क्या होता है, इसको भी जानना हमको जरूरी है। तो हम अभी ह्रास में जो है दो किस्त पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। एक तो स्थायी किस्त पद्धति होता है और एक घटती किस्त पद्धति। तो स्थायी किस्त पद्धति में क्या होता है, प्रतिवर्ष जो ह्रास है, ह्रास की दर प्रतिवर्ष समान होती है। मतलब हमको ह्रास की दर केवल एक बार ह्रास की गणना करनी है, उसके बाद लगातार उसी ह्रास को हर साल जो है माइनस करते जाना है। ठीक। और संपत्ति के मूल्य में। उसके बाद एक होता है घटती किस्त पद्धति। घटती किस्त पद्धति में क्या होता है, संपत्ति का जो भी संपत्ति है वो प्रत्येक वर्ष जो है उसका जो भी शेष आय रहता है, उस शेष के आधार पर हम जो है ह्रास की गणना करते हैं। ठीक। तो संपत्ति खाते में प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर एक निश्चित दर से ह्रास काटने की पद्धति होती है। ठीक है। ये हो गया। अब संपत्ति निस्तारण खाता को भी समझ लीजिए। जब संपत्ति बेच दी जाती है तो बेची गई संपत्ति की लागत एक पृथक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है, जिसे संपत्ति निस्तारण खाता कहते हैं। जो भी सामान हम बेच देते हैं उसके लिए एक अलग से खाता बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, संपत्ति निस्तारण खाता कहते हैं। अब हम थोड़ा सा मूल्यह्रास का अर्थ को समझ जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मूल्यह्रास देखिए, इन स्थायी संपत्तियों का व्यापार में
निरंतर प्रयोग होने के कारण उनके मूल्य, मात्रा और गुणों में कमी आ जाती है। भविष्य में संपत्ति अनुपयोगी हो जाती है तथा उसका बाजार मूल्य या तो शून्य हो जाता है या फिर अकिंचन ही रह, अकिंचन का मतलब कुछ ही रुपये का हो जाता है। ठीक है, अकिंचन मतलब थोड़ा सा मात्र हो जाता है। ठीक, इस प्रकार संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण उसकी उपयोगिता, कार्य क्षमता तथा मूल्य में स्थायी एवं निरंतर होने वाली कमी को बही खाता की भाषा में मूल्यह्रास, अवक्षयण, घटौती, घिसारा भी कहते हैं। ठीक है, इन सब नाम से जो है इसको पुकारा जाता है। अवक्षयण भी प्रश्न में रहेगा तो आपको समझना है, मूल्यह्रास लिखा रहेगा तो समझना है, घटौती लिखा रहेगा तो समझना है, घिसारा लिखा रहेगा तो समझना है आपको, है ना। इस सारे चीज़ें, सारे नामों से पुकारते हैं। जैसे आपका घर में उपनाम अलग होता है, ठीक है, स्कूल का नाम अलग होता है, इसी प्रकार से इसका भी कई नाम हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण, तो मूल्यह्रास क्यों उत्पन्न होते हैं, तो संपत्ति का पहला जो पॉइंट हुआ है संपत्ति का निरंतर प्रयोग। निरंतर प्रयोग होने के कारण क्या होता है, मूल्यह्रास उत्पन्न होता है, उसके मूल्य में लगातार कमी आती जाती है। जैसे आप कोई बाइक लिए रहेंगे, नया बाइक रहता है तो उसे 1 साल चलाने के बाद क्या उसका मूल्य जो है उतना ही मिल पाता है क्या जितने में आप खरीदे हैं, तो नहीं मिल पाता। ठीक है, उससे उसका रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह क्या है, एक प्रकार का उसके मूल्य में कमी है, जिसे हम मूल्यह्रास के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक, दूसरा है अप्रचलन। दूसरा कारण क्या, अप्रचलन जो है नए नए आविष्कार के कारण क्या हो जाते हैं, पुरानी चीज़ें बंद हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रचलन कहते हैं। ठीक है, समय व्यतीत होने के कारण भी इस प्रकार का होता है। समय व्यतीत मतलब कोई भी पट्टा या कोई भी खदान हम क्या करते हैं, पट्टे पर लेते हैं तो उस समय व्यतीत हो जाता है, उसके बाद जो है क्या हो जाता है, वह समझिए कि उसमें ह्रास लग जाता है, समझिए, है ना। यहाँ पे लिखा है समय व्यतीत होने के कारण, तो कुछ संपत्तियाँ ऐसे होती हैं जो समय विशेष के लिए उपलब्ध होती हैं, जैसे खदाने, पेटेंट, पट्टे पर संपत्तियाँ आदि। इस प्रकार की संपत्तियों का मूल्य जैसे जैसे समय अवधि व्यतीत होती है अनुपातिक रूप से कम होता जाता है। जैसे एक खदान पट्टे पर 10 वर्ष के लिए लिया गया है तो 50 वर्ष पश्चात उसका मूल्य आधा रह जाएगा। ठीक है, तो इससे समय बीतने के कारण जो है होने वाला ह्रास भी कहते हैं। मूल पदार्थों की समाप्ति के कारण भी, फिर दुर्घटना के कारण भी, और बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट के कारण, और सातवां कानूनी अधिकारों के समाप्ति होने के कारण भी क्या हो जाता है, मूल्य में कमी आ जाती है, जिसे हम मूल्य ह्रास की उत्पत्ति के कारण के तौर पे पढ़ते हैं। आप इसको जो है घर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ एक एक करके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर थ्योरी सेक्शन को आप पढ़ लीजिए। आयोजन, ह्रास आयोजन की आवश्यकता या उद्देश्य इस प्रकार से है। मूल्य ह्रास और प्रचलन में अंतर को भी पढ़ना है आपको। मूल्य ह्रास ज्ञात करने की पद्धति, तो इसमें देखिए 5-6 पद्धति, मतलब टोटल 10 पद्धति दिया है, 10 पद्धति दिया हुआ है, लेकिन हमको जो है केवल 2 पद्धति को पढ़ना है, एक तो स्थायी किस्त पद्धति और एक घटती शेष पद्धति को। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट हम चलते हैं, स्थायी किस्त पद्धति या सीधी रेखा पद्धति क्या है, तो इसे हम सीधी रेखा पद्धति के नाम से भी जानते हैं, मूल लागत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। चलिए, स्थायी किस्त पद्धति में क्या होता है, स्थायी पद्धति से आशय मूल्य ह्रास अभिलिखित करने की ऐसी पद्धति से है जिसमें किसी संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष एक स्थायी राशि ही ह्रास के रूप में अभिलिखित की जाती है। स्थायी राशि मतलब एक बार हम ह्रास की गणना कर दिए और उस ह्रास को जो है हर साल उतना ही ह्रास को जो है हमको जो भी प्रारंभिक संपत्ति का जो प्रारंभिक शेष है उसमें हमको माइनस करते जाना है। आपको क्वेश्चन से सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा, आप लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए। फिर उसके बाद प्रति वर्ष ह्रास की राशि समान होने के कारण इस पद्धति को स्थायी किस्त पद्धति कहा जाता है। इसे मूल लागत पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर का कि स्थायी किस्त पद्धति से आप क्या समझते हैं, समझाइए, इसलिए आप इसको समझिए। इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ष ह्रास की जो राशि है वो है समान होती है। ह्रास की राशि समान होने के कारण इस पद्धति को हम स्थायी किस्त पद्धति कहा जाता है। इसे मूल लागत पद्धति भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति की मूल लागत पर की जाती है। इस पद्धति को सीधी रेखा पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीधी रेखा पद्धति। ठीक है, क्योंकि इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष ज्ञात की गई ह्रास की राशि रेखा चित्र द्वारा ग्राफ में अगर बनाएंगे, रेखा चित्र बनाएंगे तो स्पष्ट
स्पष्ट किया जाएगा तो ह्रास की राशि को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा होती है वो सीधी होगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सीधी रेखा पद्धति भी कहते हैं। और एक नाम से जानते हैं स्थायी किस्त पद्धति का रेखा प्रदर्शन। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान होती है। इसे यदि एक रेखा के माध्यम से बताया जाए तो प्राप्त होने वाली रेखा एकदम सीधी होगी, इसलिए जो है इस पद्धति को इस रेखा से सीधी रेखा पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, सीधी रेखा पद्धति और मूल लागत पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसको में जो ह्रास लगाते हैं वो उसके मूल लागत पर लगाते हैं, इसलिए इसे मूल लागत पद्धति भी कहते हैं। चलिए, इस सीधी रेखा पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए ग्राफ जब बनाएंगे तो इस प्रकार से जो है ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसलिए जो है इसे क्या बोलते हैं, सीधी रेखा पद्धति कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए विशेषता दिया हुआ है, विशेषता को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ह्रास विशेषता में क्या है देखिए बता दे रहा हूँ, है ना। प्रतिवर्ष ह्रास क्या होता है, एक समान होता है, शून्य तक अपलिखित किया जा सकता है संपत्ति के मूल्य को, फिर गणना जो है बार बार नहीं करनी पड़ती है, फिर यह जो है कम मूल्य व कम जीवन वाली अवधि संपत्तियों के लिए जो है अच्छा होता है, मतलब कम मूल्य व कम जीवन अवधि वाली संपत्तियों के लिए उपयोगी होता है। ठीक, तो ये जो है 4 पॉइंट हैं विशेषता के। अब मूल्य ह्रास की गणना, अब इसको देख लेते हैं। तो स्थायी की पद्धति में ह्रास ज्ञात करने की 2 रीतियां हैं। पहला जो है सूत्र विधि द्वारा, दूसरा प्रतिशत दर द्वारा। तो सूत्र विधि द्वारा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए सूत्र द्वारा होता है जब संपत्ति की लागत, संपत्ति का जीवन काल और संपत्ति का अवशेष मूल्य ज्ञात हो तो संपत्ति पर वार्षिक ह्रास की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। क्या बोल रहा है, संपत्ति की लागत मतलब जो भी मशीन को क्रय करने में, उसको लाने में, ठीक है, उसके स्थापना पर जितना भी व्यय है वो संपत्ति की लागत में शामिल होगा। फिर संपत्ति का जीवन काल, मतलब वह संपत्ति कितने दिन चलेगा, ये उस प्रश्न में दिया रहेगा। उसके बाद संपत्ति का अवशेष मूल्य, मान लीजिए वो संपत्ति एक समय के पश्चात क्या हो गया, बेकार हो गया, तो उसको बेचने से जो मूल्य प्राप्त हुआ वह मूल्य अवशेष मूल्य है, उसको देखेंगे, वो भी प्रश्न में दिया रहता है। ठीक है, तो संपत्ति पर वार्षिक ह्रास की गणना निम्नलिखित सूत्र, ये सब तीनों दिया रहेगा, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके हम ह्रास की गणना करेंगे। तो क्या लिखा है, वार्षिक ह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल। ठीक है, हाँ, संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल होगा। ठीक, उसी प्रकार जहाँ संपत्ति की लागत बराबर होता है संपत्ति का क्रय मूल्य प्लस ढुलाई प्लस स्थापना व्यय, इन 3 चीज़ों का आपको संपत्ति की लागत में शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि केवल खरीदे वही संपत्ति की लागत में जुड़ेगा। कोई भी आप मशीन खरीद रहे हो, मान लीजिए आपके जो एरिया है उससे कहीं दूर मिल रहा है, तो आप वहाँ से मशीन को खरीदेंगे प्लस वहाँ से लाएंगे किसी साधन के माध्यम से, जो भी है आपका क्या बोलते हैं ऑटो पिकअप, आपका ट्रक व्रक, जिससे भी लाएंगे, फिर उसको किसी स्थान पे फिट करवाएंगे तो उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा, खर्च देना पड़ेगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो मशीन की लागत में शामिल किया जाता है। ठीक, तो संपत्ति का क्रय मूल्य प्लस ढुलाई प्लस स्थापना व्यय, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संपत्ति की लागत। अगर प्रश्न में ये सारे चीज़ दिया है तो इन सबको आपको जोड़ना है, नहीं दिया तो आपका जो संपत्ति का क्रय मूल्य वही जो है संपत्ति की लागत मान लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण से आपको एक एक चीज़ क्लियर होते जाएगा। एक मशीन का क्रय मूल्य 15,000 रुपये है, इसका स्थापना व्यय 3,000 रुपये है, मशीन का अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है, अवशिष्ट मूल्य 2,000 है, तो मशीन पर ह्रास की राशि होगी। तो देखिए हम वार्षिक ह्रास निकालते हैं, एनुअल ह्रास, है ना, एनुअल डिप्रिसिएशन। तो वार्षिक ह्रास बराबर होता है संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल। ये जो फार्मूला आपने देखा कि संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15,000 कहाँ पर से मशीन का क्रय मूल्य 15,000 लिए और स्थापना व्यय को भी जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है संपत्ति का क्रय मूल्य स्थापना व्यय। अगर ढुलाई दिया है तो जोड़ेंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे उसको। तो संपत्ति का क्रय मूल्य प्लस स्थापना व्यय हमने जोड़ दिया, तो 15,000 और 3,000 जोड़ दिया। अब माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ पर लिखा ना अवशिष्ट मूल्य, तो अवशिष्ट मूल्य को माइनस कर दिए, कितना है 2,000। ठीक, तो 15 3 18,000 में माइनस करेंगे 2,000 बटे 10 कर देंगे, क्योंकि नीचे में संपत्ति का जो है जीवन काल कितना दिया, 10
10 वर्ष दिए इसलिए 10 लिख दिए। ठीक, अब 18,000 में 2,000 माइनस कर दिए, कितना बचा 16,000, 16,000 बटे 10 हो गया बराबर, इसको भाग काटेंगे तो 0 0 कट गया, मतलब 1600 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जो है सूत्र विधि द्वारा किस प्रकार से ह्रास की गणना करनी। बहुत आसान है। ठीक है, ज़्यादा आपको कठिन नहीं होगा, आप बढ़िया से समझते जाइए। फिर दूसरा है प्रतिशत की दर, प्रतिशत दर के आधार पर। तो जब संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य ज्ञात न किया जा सके तो संपत्ति पर वार्षिक ह्रास की गणना प्रतिशत दर के आधार पर की जाती है। अवशिष्ट मूल्य ज्ञात होने पर कुल लागत में से जो है इसे घटाकर मूल्य ह्रास की राशि ज्ञात की जाती है। मान लिया जाए आपको जो है अवशिष्ट मूल्य ज्ञात न किया जा सके, ऐसा है, मतलब अवशिष्ट मूल्य नहीं दिया हो रहेगा, तो उस स्थिति में हमको जो है वार्षिक ह्रास की गणना जो है हम प्रतिशत के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। ये पहले फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला में दिया हुआ है वार्षिक ह्रास संपत्ति की लागत गुणित होता है क्या, ह्रास की दर। क्या होता है, ह्रास की दर। ठीक, संपत्ति की लागत गुणित ह्रास की दर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वार्षिक ह्रास, तो वार्षिक ये हो गया संपत्ति की लागत गुणित ह्रास की दर बटे 100, और दूसरा होता है वार्षिक ह्रास। अब उसमें दिए संपत्ति की लागत भी दिया, अवशिष्ट मूल्य दिया और ह्रास की दर भी दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक, तो अवशिष्ट मूल्य और संपत्ति की लागत दिया, तो संपत्ति की लागत में अवशिष्ट मूल्य को आपको क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। ठीक, और उसके बाद ह्रास की दर को गुणा कर देना है, बटे 100 कर देना। नीचे में परसेंट निकालते हैं इसलिए 100 कर देंगे। उदाहरण में आपको देखिए एक मशीन 50,000 रुपये में क्रय की गई, ह्रास की दर 10% वार्षिक है। वार्षिक ह्रास की राशि होगी, वार्षिक ह्रास की राशि कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए वार्षिक ह्रास बराबर संपत्ति की लागत गुणित ह्रास की दर बटे 100। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अवशिष्ट मूल्य नहीं दिया है तो हम सीधा लागत को ले लेंगे, तो संपत्ति की लागत 50,000, ह्रास की दर 10 और बटे और परसेंट है इसलिए बटे क्या कर दिए 100 कर दिए, तो 50,000 गुणित 10 बटे 100 हो गया। तो यहाँ पर जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, क्योंकि एक शून्य इधर से और एक शून्य इधर से, मतलब 5,000 बच गया। ठीक, दूसरा उदाहरण से समझते हैं। एक मशीन 40,000 रुपये में क्रय की गई, मशीन का अवशिष्ट मूल्य कितना है 5,000। अवशिष्ट मूल्य मतलब समझ गया ना कि मशीन को मतलब एक समय के पश्चात वो बेकार हो जाएगा, बेकार होने से जो मूल्य प्राप्त होता है बेचने से वह अवशिष्ट मूल्य इस, तो 40,000 का मशीन था, अवशिष्ट मूल्य 5,000 बता रहा है। ह्रास की दर जो है 10% वार्षिक है बता रहा है, तो वार्षिक ह्रास की गणना, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे वार्षिक ह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य गुणित ह्रास की दर। अब इस फार्मूला में हमको फिट कर देना है 40,000 संपत्ति की लागत, अवशिष्ट मूल्य माइनस करके लिख देंगे 5,000, गुणित कर देंगे ह्रास की 10%, तो 10 बटे 100 कर दिए। ठीक, तो 40,000 माइनस 5,000 गुणित 10 बटे 100। ठीक, यहाँ पर हो गया 35,000 गुणित 10 बटे 100। अब यहाँ से एक 0 शून्य और 10 का एक शून्य और यहाँ पर एक और शून्य है उसको, 35,000 का एक शून्य, मतलब कितना बचा 3500 बचा। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 3500 रुपया लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या स्थायी किस्त पद्धति से आपको जो है सूत्र विधि से और वार्षिक यहाँ पे किस प्रकार से निकालना है और वार्षिक प्रतिशत विधि से किस प्रकार से निकालना है, ये फार्मूला आपने समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको जो है इसकी गणना करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या स्थायी किस्त पद्धति से गणना कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, प्रतिशत विधि में क्या करते हैं, संपत्ति की लागत मूल लागत गुणित प्रतिशत की दर बटे 100, यही फार्मूला रहेगा। ठीक, उसके बाद सूत्र विधि में जब स्थापना व्यय दिया हो तो संपत्ति की लागत प्लस स्थापना व्यय माइनस अवशेष मूल्य करके बटे संपत्ति का जीवन काल, और जब स्थापना व्यय नहीं दिया गया हो तो संपत्ति का मूल लागत माइनस अवशेष मूल्य बटे संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। इसमें इसको और पूरा क्लियर कर दिया है ना, पूरा क्लियर कर दिया है। बाकी वही है जो दिया है उसको अगर जोड़ने का है तो उसको जोड़ दीजिए, घटाने का है तो उसको घटा दीजिए, जो नहीं दिया है तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रश्नों को आपको बनाना है। अच्छा, संपत्ति के विक्रय से होने वाले लाभ या हानि की गणना किस प्रकार से करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब मशीन को बेचा जाता है, क्या मशीन को बेचा जाता है, तब इस पर होने वाली लाभ या हानि की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाएगी, लाभ या हानि की गणना की जाएगी। किस पर, तो मशीन को जब हम बेचते हैं उस पर जो है लाभ या हानि की गणना की जाएगी। यदि मशीन के विक्रय से लाभ होता है, क्या होता है, मशीन के विक्रय से लाभ होता है तो इसे मशीन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है।
क्या बोल रहा है, मशीन के विक्रय से लाभ होता है तो इसे मशीन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। विशेष याद रखिए कौन से पक्ष में लिखेंगे, डेबिट पक्ष में, ठीक है, डेबिट पक्ष में हम लिखेंगे, मशीन के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, मशीन खाते के डेबिट पक्ष में। और यदि हानि होता है तो इसे मशीन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक, ये जो है ये चीज़ें को आपको याद रखना है, क्योंकि आप हमेशा जो है प्रश्न में देखेंगे कि मशीन को बेच दिया गया, अब उसका लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसकी गणना करनी पड़ती है। कैसे करेंगे उसको आगे मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तकीय, मशीन का पुस्तकीय मूल्य निकालना है तो मशीन का पुस्तकीय मूल्य माइनस हो जाता है मशीन का विक्रय मूल्य प्लस मशीन की ह्रास की राशि। इस प्रकार से इस सूत्र के विधान माध्यम से भी आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं मूल्य ह्रास के संबंध में की जाने वाली जनरल प्रविष्टि क्या क्या होती है, ये इसको भी जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको समझना है संपत्ति के क्रय करने पर, कोई भी आप संपत्ति खरीदते हैं तो आप तो जनरल प्रविष्टि आप जानते ही हैं कि वहाँ पंजी प्रविष्टि किस प्रकार से करना होता है। तो संपत्ति के खरीदेंगे तो संपत्ति खाता विकलन हो जाता है रोकड़ खाता से या बैंक खाता से। अगर आप बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक खाता से होगा, और रोकड़ के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो रोकड़ खाता से। तो संपत्ति खाता विकलन रोकड़ खाता से या बैंक खाता से हो गया। ठीक, ह्रास लगाने पर तो ह्रास खाता विकलन संपत्ति खाता से। ह्रास जब भी लगाते हैं, ह्रास जो है एक प्रकार का व्यय है, इसलिए हम ह्रास को क्या करते हैं, विकलन पक्ष में रखते हैं, ह्रास खाता विकलन संपत्ति खाता से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ह्रास के अंतरण पर, जो भी ह्रास हम लगाए, ह्रास का अंतरण करेंगे किसमें, लाभ हानि खाता में, तो लाभ हानि खाता विकलन हो जाएगा, ह्रास खाता से कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, उसके बाद संपत्ति के विक्रय पर तो रोकड़ या बैंक खाता विकलन हो जाएगा संपत्ति खाता से। रोकड़ या संपत्ति को बेचेंगे तो या तो हमको चेक प्राप्त होगा या बैंक में राशि जमा होगी या फिर हमको रोकड़ के रूप में प्राप्त होगा, तो रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन संपत्ति खाता से। ठीक, यदि विक्रय पर लाभ हो तो संपत्ति खाता विकलन लाभ हानि खाता से। यहाँ पर क्या होगा, यदि संपत्ति पर लाभ होगा तो हम संपत्ति खाता विकलन में रखेंगे, और संपत्ति में हानि होगी तो हम संपत्ति खाता समाकलन में रखेंगे, क्योंकि हम जो भी संपत्ति बना रहे हैं, मतलब जो भी संपत्ति का खाता बना रहे हैं उसके हम क्रेडिट पक्ष में जो है शेष को लिखते हैं यदि हानि होता है तो विक्रय से। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 जो है पंजी प्रविष्टि, इसको आपको याद रखना है। अब इसी के आधार पर हम जो है प्रश्नों को हल करते जाएंगे एक एक करके बारी बारी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसके सारे जो जितने भी प्रश्न हैं, इसमें इनके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं स्थायी किस्त पद्धति से और घटती किस्त पद्धति से, तो जितने के भी क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके जो है बारी बारी से आपके लिए बनाते जाएंगे, और आप जो है वीडियो पर लगातार देखते जाइए, और कोशिश करूँगा कि मैं हर रोज़ जो है एक वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन तक जो है वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, उनका भी भला हो सके और सबका भला हो, इस प्रकार से आपकी भावना के साथ जो है इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।